हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 1। इसमें हम कूलम्स लॉ को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ये है कि द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस एंड स्टैटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ द रेस्ट। मीन्स कि इलेक्ट्रो की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रो का मतलब है चार्जेस, और स्टैटिक आप जानते हैं कि स्टैटिक का मतलब है रेस्ट। और किसी वर्ड के आखिर में ICS आए तो इसका मतलब है स्टडी। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन ये करेंगे, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। रेस्ट के ऊपर चार्जेस को जब रेस्ट पे रख के स्टडी किया जाएगा, मतलब वो मूव नहीं कर रहे। अगर वो मूव कर रहे हैं तो वो फिज़िक्स की कोई और ब्रांच उसको डील करेगी। तो चार्जेस रेस्ट पे हैं, तो रेस्ट के ऊपर जब चार्जेस की स्टडी करेंगे तो वो फिज़िक्स की ब्रांच कहलाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट। उसमें सबसे बेसिक लॉ है कूलम्स लॉ। तो हम कूलम्स लॉ को डिफाइन करते हैं। ये 1784 में फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था जिसने ये इंट्रोड्यूस करवाया। उसने कहा कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द पॉइंट चार्ज Q1 एंड पॉइंट चार्ज Q2। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इनके दरमियान में कोई फोर्स होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन हो सकती है, डिपेंड करता है इनकी नेचर पे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर ये दोनों सेम चार्जेस हैं तो सेम चार्जेस अगर तो सेम चार्जेस हैं तो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर अनलाइक चार्जेस हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सेम चार्जेस का मतलब क्या है कि पॉजिटिव हो सकता है और दूसरा पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव के दरमियान में रिपल्शन होगी, या फिर नेगेटिव के दरमियान में भी रिपल्शन होगी। तो अट्रैक्शन किस किस में होगी? अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है तो उनके दरमियान में अट्रैक्शन होगी। तो कूलम ने हमें ये बताया कि अगर दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 और उनके दरमियान में जो सेपरेशन है फ्रॉम देयर सेंटर इज सम डिस्टेंस r, तो इनमें जो लगने वाली फोर्स है अट्रैक्शन की है या रिपल्शन की है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहाँ से हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं इसकी कूलम्स लॉ की, द फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। जितना इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा उतनी फोर्स ज़्यादा लगेगी, और जितना इनके दरमियान में डिस्टेंस कम होगा उतनी फोर्स ज़्यादा लगेगी, और वो डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम डिस्टेंस को 2 टाइम्स बढ़ा दें, अगर हम इन दोनों चार्जेस के दरमियान में डिस्टेंस को डबल कर दें तो लगने वाली फोर्स कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी कि आपने डिस्टेंस को 2 गुना बढ़ा दिया है तो जो फोर्स है वो 4 गुना कम हो जाएगी। इस r² का मतलब ये है। तो अगर हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करें तो ये रिलेशन आएगा F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर r²। K इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसकी जो वैल्यू है, K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, और इसके यूनिट्स क्या होंगे? यूनिट्स आप यहीं से बता सकते हैं जिस इक्वेशन में ये इंट्रोड्यूस किया गया है कि इस इक्वेशन में आया है। यहाँ से आप बता सकते हैं कि फोर्स आपने K के यूनिट्स बताने हैं, तो K के यूनिट्स बताने हैं तो इक्वल की दूसरी तरफ देखें तो वो फोर्स है, तो फोर्स के यूनिट्स न्यूटन। यहाँ पे डिस्टेंस है r², यूनिट इसके डिस्टेंस के यूनिट्स होंगे। इधर अगर फोर्स के साथ लिखे जाएँ तो वो मीटर स्क्वायर हो जाएंगे, और ये कूलम एंड कूलम स्क्वायर मतलब चार्ज का यूनिट कूलम है, और कूलम जब इधर आके लिखेंगे फोर्स के साथ, क्योंकि K के यूनिट्स बताने हैं तो इक्वल की दूसरी तरफ तो पर कूलम स्क्वायर। तो ये K की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹। यहाँ पे जो पॉजिटिव 9 है
ये बता रहा है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ग्रेविटेशनल फील्ड। आपने ग्रेविटेशनल फील्ड में पढ़ा था कि जो कैपिटल जी की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, कैपिटल जी इज़ इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसके यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये जो रिलेशन है ये भी हमें यही बता रहा है कि इसमें जो -11 है ये इसकी स्ट्रेंथ बता रहा है कि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो वीक है, ये वीक है एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्जेस के दरमियान में जो लगने वाली फोर्स है वो कदरे ज़्यादा है, +9 के एतबार से है। अब k को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो k है वो इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज़ कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कि एक फ्री स्पेस इसमें से कितनी, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, दरमियान में फ्री स्पेस है, इसके रीजन में फ्री स्पेस है, तो फ्री स्पेस कितनी फोर्स लगाने देगा इस कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है वो बराबर होगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और इसके यूनिट्स आप बताएं, एप्सिलॉन नॉट के जो यूनिट्स होंगे वो k के इन्वर्स होंगे, और k के यूनिट्स हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो ये आ जाएंगे पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड कूलम स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसके बाद चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से हमें इसकी एक वेक्टर फॉर्म बनाना चाहते हैं कि हमें पता हो कि फोर्स की जो वेक्टर फॉर्म है वो क्या हो सकती है। तो वेक्टर फॉर्म के लिए हम पॉइंट चार्जेस को दोबारा से कंसिडर करते हैं। तो हम कंसिडर करते हैं कि ये जो Q1 चार्ज है ये Q2 के ऊपर फोर्स लगाता है, तो किस डायरेक्शन में लगाएगा। वेक्टर फॉर्म के लिए डायरेक्शन चाहिए, तो किस डायरेक्शन में लगाएगा। तो फॉर एग्जांपल Q1 फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये Q1 Q2 को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, अपने से दूर धकेलेगा। और जो फोर्स लगाएगा, फोर्स की उसका नाम लिख देते हैं, इसका नाम क्या हो सकता है। ये फोर्स लग रही है 2 पे, और किसकी वजह से लग रही है 1 पे। इट्स अ फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। और अगर Q2 को देखें तो Q2 भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। इट्स अ फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि जो हमने लिखा है कि F फोर्स ऑन 2-1 का मतलब क्या है। F21 का मतलब है कि इट्स अ फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। और F12 का मतलब क्या है, F12 का मतलब है कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q1 के ऊपर जो फोर्स है वो F12 है, Q2 के ऊपर जो फोर्स है F21 है। इट्स अ फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, सॉरी, ये हमने डिफाइन किया है। अब इस डेफिनेशन के साथ हमें इसकी डायरेक्शन का कोई यूनिट वेक्टर चाहिए। अब वो जो यूनिट वेक्टर है, हम इस डायरेक्शन में कोई भी यूनिट वेक्टर हम R यूनिट वेक्टर कह देते हैं, और उस R यूनिट वेक्टर का नाम भी R यूनिट वेक्टर है, साथ में 2-1। और इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को, जो कि इस फोर्स की डायरेक्शन में है, इसका यूनिट वेक्टर को हम R यूनिट वेक्टर और साथ में R12 कह देते हैं। अब हम फोर्स की वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। तो फोर्स की वेक्टर फॉर्म F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई, मैग्नीट्यूड सेम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, और साथ में कोई यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन को बताएगा, तो R21 यूनिट वेक्टर। हमने K की वैल्यू पुट की है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसी तरह अगर F12 लिखेंगे तो F12 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर।
डिस्टेंस आर स्क्वायर ही है दरमियान में, लेकिन साथ में जो यूनिट वेक्टर है वो r12। अब ये दोनों की वेक्टर फॉर्म लिखेगी। अब एक का दूसरे के साथ क्या रिलेशन है वो अगर हमने फाइंड आउट करना है तो हमें r12 की यहाँ पे वैल्यू अगर पुट करनी पड़े तो देखें कि आप क्या पुट कर सकते हैं। क्या ये r12 और r21 दोनों सेम डायरेक्शन में है? तो देख लेते हैं। सेम डायरेक्शन में नहीं है। f12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब इसकी जगह पे मैं r यूनिट वेक्टर ऑफ 21 लिख सकता हूँ, ये वाला, मतलब ये वाला r12 की जगह पे ये वाला यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो माइनस के साथ लिख सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। अब ये माइनस को अगर हम बाहर लिख दें, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एंड r21 यूनिट वेक्टर। माइनस के बगैर अगर हम इस टर्म को देखें, माइनस के बगैर, तो ये यही इक्वेशन है जो कि हमारी पहले वाली इक्वेशन थी f21। ये f21 है। तो माइनस के बगैर अगर हम इसको लिखें, ये माइनस f21 इज इक्वल टू f12। ये इक्वेशन क्या बता रही है? ये इक्वेशन बता रही है कि दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। और यही हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ भी है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात समझ में आ रही है कि ये जो दोनों चार्जेस हैं, जो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। अब मैग्नीट्यूड में इक्वल का मतलब कैसे कि अगर ये छोटा चार्ज है और ये बड़ा चार्ज है, फिर भी इनके दरमियान में जो लगने वाली फोर्स है, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज इक्वल फोर्स लगाएगा। कैसे? मान लें कि ये वाला Q1 जो है वो 100 कूलम है और ये कोई 1 कूलम है, तो 100 कूलम चार्ज 1 कूलम चार्ज पे कितनी फोर्स लगाएगा आप इस रिलेशन से मालूम कर सकते हैं। और उसके अंदर 1 कूलम एंड 100 कूलम यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे और Q1 और Q2 का प्रोडक्ट 100 आएगा। अब ये फोर्स लगा रहा है Q1 Q2 पे, और अगर Q2 Q1 पे लगाएगा तो मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे Q1 Q2 का प्रोडक्ट फिर से 100 आएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि Q1 जितनी फोर्स लगाएगा जो कि बड़ा चार्ज है और Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, उतनी ही फोर्स Q1 Q2 भी Q1 पे लगाएगा, बल्कि वो बेशक वो छोटा चार्ज है लेकिन मैग्नीट्यूड में दोनों फोर्स इक्वल लगाएंगे। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ के साथ ये कंसिस्टेंट है ये इक्वेशन। अभी तक हमने जो बात की है, हमने फ्री स्पेस दरमियान में रखी है, 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान में फ्री स्पेस रखी है। अगर हम दरमियान में कोई मीडियम रख दें, अब अगर मीडियम रख देंगे तो फोर्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या डिपेंडेंस होगी फोर्स की अगर हम दरमियान में फ्री स्पेस की बजाय कोई और मटेरियल रख दें, कोई मीडियम रख दें, और मीडियम डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे। और डाइलेक्ट्रिक मीडियम किसे कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक का मतलब जिसमें 2 चार्ज हैं। डाई का मतलब 2 होता है और इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज होता है, जिसमें 2 चार्ज मींस डाइपोल हो। 2 चार्ज को मिला के क्या बोलते हैं? डाइपोल। जिसमें डाइपोल बन सकें या बन चुके हों। कैसे डाइपोल कैसे बन सकते हैं? अगर एक एटम है और आप जानते हैं कि एटम के सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ओवरऑल न्यूट्रल है। अगर इसकी कोई शेप ऐसी बन जाए, पॉजिटिव शिफ्ट हो जाए और इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाए दूसरी तरफ, तो ये वाला एंड पार्शियल नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। तो ये 2 डाइपोल्स बन गए हैं, 2 चार्ज अलहदा हो गए हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये डाइपोल बन गए हैं। तो डाइपोल किस में बनते हैं? डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन लिखें तो वो क्या होगी? अ मटीरियल which can be polarized in the presence of external electric field।
अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रखें तो उसकी वजह से वो अगर पोलराइज्ड हो जाए मटेरियल तो उसको हम डाइलेक्ट्रिक कहेंगे। तो हर एक मटेरियल को या किसी इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक नहीं कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ वो वाला मटेरियल जो पोलराइज हो सकता है उसको डाइलेक्ट्रिक कहेंगे। और हाँ, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होते हैं, लेकिन हर इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता, हर इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक नहीं हो सकता, उसमें पोलराइजेशन नहीं हो सकती, लेकिन हर डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है, लेकिन हर इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता। तो डाइलेक्ट्रिक अगर हम यहाँ पे रखेंगे दो चार्जेस के दरमियान में तो फोर्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा, हम ये देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक परमिटिविटी यूज़ की है एप्सिलॉन नॉट, विच इज़ कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इट इज़ कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दरमियान में वैक्यूम है, फ्री स्पेस मीन्स वैक्यूम है, तो उसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये है। लेकिन अगर दरमियान में कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाएगा, दो चार्जेस के दरमियान में डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाएगा, तो फिर उसकी परमिटिविटी चेंज हो जाएगी। और वो जो परमिटिविटी है मीडियम की, परमिटिविटी ऑफ मीडियम हम यूज़ करेंगे। और परमिटिविटी ऑफ मीडियम और एक रिलेटिव परमिटिविटी दो यूज़ किए जाते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो डिफाइन की जाती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो भी डाइलेक्ट्रिक है और डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों की रेशो है, इन दोनों की जो रेशो होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है, 1 से ज़्यादा होती है, और इसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी, और ये ग्रेटर देन 1 होती है लेकिन इक्वल टू 1 होती है एयर के केस में। एयर के केस में 1.008 होती है, इस वजह से हम उसको 1 के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी रेशो है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, और दो परमिटिविटीज़ की रेशो है, इस वजह से एप्सिलॉन आर मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं है, इट्स अ डायमेंशनलेस। अब हम देखते हैं कि जो फोर्स है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, फोर्स कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। एप्सिलॉन आर का नंबर 1 से बड़ा है, और अगर हम दो चार्जेस के दरमियान में फ्री स्पेस है और उसकी जगह पे हम डाइलेक्ट्रिक रख देंगे तो उसकी वजह से, डाइलेक्ट्रिक रखने की वजह से अब चार्ज एक दूसरे के ऊपर कम फोर्स लगाएंगे, फोर्स नहीं लगा पाएंगे। वैक्यूम के केस में वो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगा पा रहे थे, लेकिन डाइलेक्ट्रिक के केस में वो कम फोर्स लगाएंगे और फोर्स कम हो जाएगी। तो अगर फोर्स कम हो जाएगी तो जो फोर्स का रिलेशन है मैग्नीट्यूड का लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। लेकिन यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन R भी आएगा, मीन्स ये परमिटिविटी इन दोनों को मिला के लिखें तो ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है। मीन्स यहाँ से एप्सिलॉन वैक्यूम को एप्सिलॉन आर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो एप्सिलॉन आर एंड एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन आर है, तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम के इक्वल है। तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर के इक्वल है। तो ये इसका रिलेशन है। ये एप्सिलॉन आर अगर यहाँ पे नंबर डिनोमिनेटर में 1 से बड़ा आएगा तो ये मीडियम के अंदर जो फोर्स है वो पहले से कम हो जाएगी। तो एफ मीडियम विल बी लेस देन एफ वैक्यूम। वैक्यूम में फोर्स ज़्यादा लगेगी और मीडियम में फोर्स कम लगेगी। अगर हम इन दोनों की रेशो लें एफ मीडियम की डिवाइड बाई एफ वैक्यूम की, तो ये किसके इक्वल आएगी, एफ मीडियम की वैल्यू पुट कर दें आप तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइड बाई R² एंड डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। तो ये नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एप्सिलॉन आर बचेगा। नाउ तो एफ मीडियम विल बी इक्वल टू एफ मीडियम डिवाइड बाई एफ वैक्यूम इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन आर। रिलेटिव परमिटिविटी के इक्वल आएगा। और यहाँ से अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, एप्सिलॉन आर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो एफ वैक्यूम विल बी इक्वल टू
एप्सिलॉन आर इंटू एफ मीडियम। तो ये इक्वेशन भी यही बता रही है, क्योंकि ये नंबर 1 से बड़ा है, तो नंबर 1 से बड़ा है, मीडियम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला नंबर मल्टीप्लाई होके वैक्यूम के इक्वल आएगा। इसका मतलब ये नंबर छोटा है, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये एप्सिलॉन आर उससे मल्टीप्लाई होगा, उसकी जो भी वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आंसर बड़ा आंसर आएगा। आपने कुछ डायलैक्ट्रिक्स की वैल्यू याद रखनी है, जैसा कि एप्सिलॉन आर फॉर द वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, उसकी वैल्यू 78.5 होती है डिस्टिल्ड वाटर की। डिस्टिल्ड वाटर जो है वो हमारा डायलैक्ट्रिक होता है, उसमें जो एटम्स होते हैं उसके बाद जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो डाइपोल होते हैं, और अगर उनको इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में रखा जाए तो वो डाइपोल बनाते हैं। तो डाइपोल बनाएंगे तो वो डायलैक्ट्रिक है, और बहुत अच्छा डायलैक्ट्रिक है, मतलब इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है।